नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानेंगे। इतिहास के गुलाम वंश। एक सवाल आपका पक्का ये होता है, गुलाम वंश को मामलुक वंश और दास वंश भी कहते हैं। मामलुक शब्द का अर्थ होता है आजाद माँ बाप से पैदा हुई गुलाम संतान। इसमें कुछ छोटे छोटे वंश भी हैं जो इनके राजाओं के नाम पर हैं। जैसे एक पृथ्वी वंश है। मेरे प्यारे साथियों, जो पृथ्वी वंश है उसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। पृथ्वी वंश जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी वंश जिसका संस्थापक इल्तुतमिश है, और एक है बलबनी वंश जिसके संस्थापक बलबन है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ने कभी भी खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया। उपाधि रखी मलिक वसीफा सालार। द सेंटर ऑफ पावर वाज लोकेटेड इन लाहौर। लाहौर में इसकी सत्ता का केंद्र था। इसके अन्य नाम क्या है? इसे लाख बख्श भी कहते हैं, अर्थात लाखों का दान देने वाला। इसे पील बख्श भी कहा जाता है। पील मतलब होता है हाथी, हाथियों का दान देने वाला। इसे कुरान खां भी कहते हैं क्योंकि बहुत सुरीली आवाज में ये कुरान पढ़ा करता था, तो इसे कुरान खां भी कहते हैं। इसके निर्माण क्या है? इसके निर्माण है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो संस्कृत विश्वविद्यालय था, ये अजमेर में है। दिल्ली में इसने बनवाई कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। याद रखिएगा, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो अजमेर में है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, महरौली में। कहा जाता है कुछ लोग कहते हैं विष्णु मंदिर के स्थान पर है, कुछ कहते हैं जैन मंदिर के स्थान पर, बट एक बात सच है कि ये एक मंदिर के स्थान पर है। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाने वाला भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। शेख बख्तियार काकी जो थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो एक सूफी संत थे, उनकी याद में उससे बड़ा प्रभावित था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन ये निर्माण पूरा हो नहीं पाया। उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। लाहौर में चौगान या पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। क्या है चौगान या पोलो? ये एक प्रकार की हॉर्स पोलो है। कहा यह जाता है कि जिस हॉर्स पोलो ये एक राजा की खोपड़ी से खेल रहे थे, उसी राजा का वो घोड़ा था जिस पर ये बैठे थे। उस घोड़े ने अपने राजा को पहचान लिया, और पहचानने के बाद क्या हुआ कि उसने इसको गद्दी से गिरा दिया। कहते हैं कि बिल्कुल घायल कर दिया और मर जाता है। तो 1206 से 1210 तक इसका कार्यकाल रहा। ऐबक के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा। लोग कहते हैं कि इसको कोई बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति है जिसका नाम आराम शाह है, वो सत्ता पर बैठा। कहते हैं कि आराम शाह को इसके दामाद ने, इल्तुतमिश जो इसका दामाद था, इसका दामाद इसको सत्ता से हटा देता है। इल्तुतमिश कहा जाता है बड़ा ही खूबसूरत आदमी, और इसकी खूबसूरती इसकी दुश्मनी थी। लोगों ने ये भी कहा कि इसकी खूबसूरती की वजह से इसका बिकना बैन कर दिया गया था। बड़ी स्पेशल परमिशन लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीदा था। इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। गद्दी पर बैठा गुलामों का गुलाम, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। एक सवाल और भी पूछा जाता है कि गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश कहां का गवर्नर था? मेरे प्यारे साथी, इल्तुतमिश को कहा जाता है कि ये बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। ये किसका गुलाम है? ये ऐबक का गुलाम था। दैट्स व्हाई इसको स्लेव ऑफ द स्लेव भी कहते हैं। ही इज आल्सो नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। मतलब सल्तनत के लिए कुछ ऐसा किया होगा, बिल्कुल किया था। सल्तनत के लिए इसने ऐसा क्या किया था? ये अपनी सत्ता को लाहौर से दिल्ली लेकर आया। क्या लाता है? सत्ता को लाहौर से दिल्ली लेकर आया है। और साथ में चूंकि ये गुलाम था, खलीफा ने इसको गुलामी से मुक्त भी कर दिया था। इसके कुछ विरोधी थे, सारे विरोधियों को इसने शांत कर दिया था। चंगेज खान को बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से वापस भेजा। कहते हैं कि सल्तनत जो है उसमें इतनी ताकत इस समय नहीं थी कि वो चंगेज खान का आक्रमण झेल पाता, तो उसने चंगेज खान को तरह तरह, क्योंकि चंगेज खान जलालुद्दीन मकबरनी के पीछे आया था। गुरुजी मकबरनी कौन है? दैट्स द पॉइंट। ईरान का शहजादा था, उसका पीछा करते आया है। उसने हाथ पैर जोड़े मकबरनी से कि भैया तू चला जा यहां से, तो वो चला भी जाता है। तो उसी के पीछे चंगेज खान भी चला जाता है। मतलब सल्तनत को चंगेज के डर से बचाया तो किसने? इल्तुतमिश ने। बहुत चालाक इस मामले में कहा जाता है। तुर्कान चिठालगानी 40 तुर्की सरदारों का एक गुट तैयार किया। क्या काम था इस गुट का? कि मेरे बाद शासन सत्ता को चलाना और मेरे वंशजों को बचा के रखना सत्ता पर, इस तुर्कान चिठालगानी का काम है। एकता प्रणाली की शुरुआत की। कहां से जानकारी मिलती है एकता प्रणाली की? असद बिन तुसी एक व्यक्ति है, उनकी पुस्तक का नाम है सियासतनामा। सियासतनामा से इस किताब की व्यवस्था की जानकारी मिल जाती है। क्या है एकता? एकता शब्द का अर्थ होता है भूमि, और इसको ग्रहण करने वाला होता था इक्तेदार। मेरे प्यारे साथियों, जिस व्यक्ति को एकता मिलती थी उस आदमी का काम होता था वहां से राजस्व की वसूली करना, खुद का वेतन निकालना और उसके अंडर जो सैनिक हैं उनका वेतन निकालना। बाकी जो बचा उसे फवाजिल कहा जाता था, उसे राजकोष में जमा करना पड़ता था। इस एकता प्रणाली से दो फायदे हुए। एक तो बिना वजह के अधिकारी भर्ती नहीं करने पड़े राजस्व वसूली करने के लिए, और सैलरी का भी सिद्धांत खत्म हो गया। जीतल व टंका नामक दो सिक्के चलाए। जीतल तांबे का होता था, टंका चांदी का होता था। देखिए, इसी ने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। एक बात और याद रखिएगा, इसका जो बेटा है नासरुद्दीन, वो मर गया था। तो दिल्ली में सुल्तानगढ़ का मकबरा है, जो इसके बेटे का मकबरा है, उस पर पहली बार गुंबद बनी। इसीलिए इल्तुतमिश को फादर ऑफ टॉम भी कहते हैं। भारत में गुंबदों का पिता में कौन कहा जाता है? फादर ऑफ टॉम इल्तुतमिश को कहा जाता है। गद्दी पर कौन बैठा इसके बाद? रुकनुद्दीन फिरोज रजिया, जो इसकी एक बेटी थी, उसको गद्दी पर बैठाना चाहता था, लेकिन गद्दी पर कौन बैठा? रुकनुद्दीन फिरोज। कौन था फिरोज? फिरोज एक डांसिंग गर्ल का बेटा है। इसकी अवैध संतान था, गद्दी पर बैठा। और कहते हैं कि रजिया जनता के सामने आई कि तुम देखो कि कैसे आदमी गद्दी पर बैठाया, क्योंकि इसके समय में सारी कमांड इसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी। वो शाह तुर्कान शी वाज अ डांसिंग गर्ल, वो नर्तकी थी। तो कहते हैं कि जैसे ही ये दिल्ली से बाहर निकला विद्रोह दबाने के लिए, रजिया ने लाल कपड़े पहने, जो उस समय की प्रथा थी, जनता के सामने न्याय मांगा और जनता ने फिरोज को हटाकर रजिया को गद्दी पर बैठाया। जनता के द्वारा सत्ता के पक्ष में किया गया पहला फैसला था। इससे पहले ऐसे सल्तनत में नहीं थे। रजिया क्या बनी? सल्तनत की पहली महिला शासिका बनी। और मेरे प्यारे साथियों, सल्तनत की पहली महिला ये शासिका नोबल 40s के षड्यंत्रों का शिकार होती चली गई। वो नहीं चाहते थे कि एक महिला हमारे साथ सामने गद्दी पर बैठे। कोर्ट में कुफा पहन कर आती थी। आरोप लगने लगा कि मलिक याकूब जो एक अभिसीनिया का दास था, इससे तुम्हारे संबंध है। बहरहाल बगावतें शुरू हुई। उन्हीं बगावतों में एक आदमी था अल्तुनिया, जो भटिंडा या तबरिंग का गवर्नर है। रजिया बगावत दबाने के लिए दिल्ली से बाहर निकली। कहते हैं कि कुछ ऐसी घटनाक्रम बना कि अल्तुनिया ने रजिया से ही शादी कर दी। और बाद में जब ये दोनों लोग दिल्ली की तरफ वापस लौट रहे थे, उससे पहले बहराम शाह को तुर्कान चिठालगानी गद्दी पर बैठा चुके थे। कैथल जो हरियाणा में एक जगह है, वहां पर हिंदू डाकुओं के द्वारा 1240 में रजिया की हत्या कर दी जाती है। सवाल अभी पूछा गया, मकबरा किससे बना है? ईंटों से बना है। कौन बैठा गद्दी पर? बहराम शाह। नोबल 40 बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अब सत्ता और किसी के पास चली जाए। वो कंट्रोल चाहते थे। उन्होंने एक पद बनाया जिसका नाम नाइब था। नाइब का पद बनाया गया। बहराम शाह के समय की बहुत बड़ी घटना है, और इसी नाइब के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया सुल्तान। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, कहते हैं नाइब और बहराम शाह के बीच में बगावतें शुरू हुई। तुर्कान चिठालगानी इसको भी साफ कर देते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह, इसने हाथ जोड़े कि कुछ भी करना, बस मेरा मर्डर मत करना। लोगों ने कहा कंपैरेटिवली द टाइम पीरियड ऑफ द पीस, अपेक्षाकृत शांति का काल है। ये शांति खरीदी गई थी, ये शांति चुप रहकर आई थी। शांति करके नहीं, चुप रहो तो भी शांति की हो जाती है। फिर गद्दी पर बैठा नासरुद्दीन महमूद, कहा जाता है एक धर्मपरायण सुल्तान, जो टोपी सीकर जीविका चलाता था। मिनहाज सिराज ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है तबीकात-ए-नासरी। तबीकात-ए-नासरी इसी को समर्पित है। कहते हैं कि नासरुद्दीन महमूद के समय में ही एक आदमी की ताकत बढ़ी, जिस आदमी का नाम बलबन था। बलबन नाइब के पद पर पहुंच गया था, और बाद में 1266 में इसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के पीछे लॉजिक ये बताया गया कि इस हत्या में कुछ भी करो, पूरी तरीके से बलबन का हाथ था। और भाई मतलब अच्छी बात यह है कि नासरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद है। अपने दामाद, सत्ता तो वैसे भी किसी के, मतलब सत्ता में तो कोई लोग पिता पुत्र भाई दामाद ये सब चीजें कहां मायने रखती हैं, आप भी जानते हैं। राजा केवल राजा होता है। इसी के समय में बलबन को पहले उलूग खां की उपाधि, फिर नाइब बना दिया गया था। वही नाइब जो बहराम शाह के टाइम पीरियड की घटना है। ठीक है, वास्तविक चीजें अब नाइब के हाथों में ही चल रही थी। जो रियल चीजें थी वो नाइब के हाथों में ही चल रही थी। अब उसके बाद जिस नए वंश की नींव रखी गई, इस वंश का नाम था बलबनी वंश। मेरे प्यारे साथियों, बलबन दिल्ली सल्तनत का 9वें नंबर का सुल्तान है ना, ये याद रखिए, पूछा हुआ सवाल है। ये भी पहले तुर्कान चिठालगानी का सदस्य था। इसको ये बात समझ में आ गई थी कि जब तुर्कान चिठालगानी नोबल 40s में से मैं आगे आ सकता हूं तो कोई भी आगे आ सकता है। सबसे पहले इसने इसी तुर्कान चिठालगानी को याद रखिएगा, इसको समाप्त करने वाला शख्स जो है वो यही था, जिसने एंड ऑफ नोबल 40s इसको समाप्त किया। इसकी उपाधि क्या थी? उलूग खां। लोगों ने कहा कि तुम किस हक से गद्दी पर बैठे हो? गद्दी पर हक शाही लोगों का होता है। अभी क्या बोले? था तो गुलाम भी, क्या बोले कि मैं शाही कौन हूं?
क्या मैं रॉयल ब्लड हूं, क्या मैं ब्लू ब्लड हूं? अब ऐसे में पंगा फंस गया। पंगा फंसते फंसते बात ये निकल आई कि इसने कहा कि मैं आफरासियाब वंश से हूं। कहां का आफरासियाब? फारस का एक राजवंश जो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था 300 साल पहले। अब कौन ढूंढे वहां तक जाके? बताओ 300 साल पहले बैठना तो बाबूजी मैं तो पहले राजा था, 7 जन्म पहले जाकर देखो, तो या तो मैं तुम्हारी बात का विश्वास करूं और विश्वास नहीं करूं तुम ये कह सकते हो, तुम खुद जाकर ढूंढो शक तुम्हें, मैं तो था। तो आफरासियाब वंश से इसने बताया और फारसी परंपरा लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इसने। सिजदा, पायबोस, नवरोज ये सब परंपराएं इसने शुरू की। देखिए कहते हैं कि बिन भय होए ना प्रीति, बिना डर के कुछ नहीं होता है। अगर एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि सर ये बताओ कि हम राजा को राजा मान रहे हैं क्यों? क्योंकि राजा में भगवान दिखाई देता था और राजा इस बात को साबित करता था कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, तुम सोचो मैं तुम्हारे बीच में आया हूं। नो, आई एम जिल्ले इलाही, आई एम नियामत खुदाई। इसी ने सबसे पहले सल्तनत में जो सुल्तानों की इमेज घटती जा रही थी, कोई भी मर्डर करे जा रहा था, ऐसी स्थिति में इसने सुल्तानों की इमेज को मैनेज करने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप दिया। इसने कहा कि मैं जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही समझते हैं? मैं क्या हूं? मैं ईश्वर की छाया हूं। आई एम द शैडो ऑफ गॉड, आई एम नॉट ए नॉर्मल मैन। अगर आप समझ रहे हो कि मैं नहीं, मैं उस ईश्वर की छाया हूं। अरे तुमने नहीं चुना मुझे सत्ता के लिए, उस खुदा ने भेजा है मुझे, मैं नियामत खुदाई हूं, मैं उस ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। आम आदमी समझने की भूल मत करना, चारों तरफ बॉडीगार्ड चलते थे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हुए चलते थे और ये कहता था कि जब भी मैं किसी निचली जाति के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी गुस्से वाली नाड़ी फलक जाती है और मेरा हाथ तलवार पे चला जाता है। ओके ठीक है, क्या कह सकते हैं। इसी के समय में मंगोल आक्रमण होने शुरू हुए। इसने जहां आज पाकिस्तान है, किलों की एक कतार बनवा दी पूरे किले, ताकि हर किले में सेना थी, ताकि मंगोलों को रोका जा सके। और मंगोलों से निपटने के लिए आयरन एंड ब्लड, लोहो व रक्त की नीति। लोहो व रक्त की नीति कहती है लोहा माने ऐसा नहीं कि लोहा छिला होता, नो, लोहो का अर्थ होता है कि आप अगर कोई बगावत कर रहा है उसको मारो, ठीक है। रक्त माने उसके बीवी बच्चे सबको गुलाम बनाओ। लोह व रक्त की नीति का पालन किया। इसी ने सेना के लिए एक अलग से विभाग बनाया जिसे दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज की संज्ञा दी गई। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी मंगोल सेना आई, इसका जो सबसे योग्य बैठा था शहजादा मोहम्मद, एक मंगोल सेना से घेर के मारा गया। अपने भाई शेर खान संकार को ये पहले ही बर्बाद चुका था। शेर खान संकार व्हाट ए मैन, है ना, द फ्यूरियस पर्सनालिटी। मतलब अगर मंगोल सुन लेते थे तो 100 किलोमीटर पहले भाग जाते थे कि क्या शेर खान संकार है, ऐसा आदमी इसके लिए गड़बड़ कर सकता था। इसलिए इसने शेर खान संकार को कोई परमिट नहीं दिया। एक शख्स ने शेर खान संकार को मार दिया। इसी के समय में बंगाल में बगावत हुई। बंगाल के जो तुगरिल था, तुगरिल जिसने बगावत की थी, उस तुगरिल की गर्दन काट के अयोध्या में रखा दी, ठीक है। जो मतलब एक आदमी गया था तुगरिल को मारने के लिए, तुगरिल को पकड़ नहीं पाया, उसने कहा साहब मुझसे तो नहीं हो पाया, अयोध्या गेट पर करना होगा। पता होनी चाहिए बगावत का रिजल्ट क्या होता है। बहरहाल मैं तो ये मानता हूं कि चीजें तो ऐसे ही चलती है भैया, लोकतंत्र तो था नहीं और तानाशाही का एक नियम है डर। तानाशाही का तो सिंगल लॉ डर, तानाशाही कहां चलती है डर के। और वैसे तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। दीवान एक सैनिक विभाग, एक सेपरेट सैनिक विभाग की नहीं बल्कि कहा जाता है कि छोटे स्तर पर गुप्त विभाग में शुरू कर दिया था। सेना को रेगुलर प्रैक्टिस का प्रोग्राम इसी ने शुरू किया था। बहरहाल शहजादा मोहम्मद के मरने के बाद मानिए बलबन बहुत जल्दी बूढ़ा होने लगा। जब सत्ता आदमी की बिखरती है ना, पूत का पूत तो की धन सींचा जाए, पूत सपूत तो की धन सींचा जाए। तमाम तरह के अत्याचार बगावतें संभाल के यहां तक गद्दी पर बैठे। लेकिन आज का मामला था, जिसको गद्दी पर बिठाना था वही नहीं रहा। शहजादा मोहम्मद के गम में बलबन दीवार अपने किले की छतों पर जाकर रोया करता था। एक ऐसा आदमी जो अपने पैरों को भी नहीं दिखाता था, हाथों में ग्लव्स पहनता था, पैरों में मोजे, है ना, इतना लंबा ऊपर जो होता था क्या कुहा, दाढ़ी के बीच में 9 इंच के बीच के आसपास स्थिति थी। इतना बड़ा आदमी आज टूट चुका था, संतान का गम। और सबसे बड़ा तुझे पता थी कि दूसरा लड़का कैकुबाद में दम नहीं है, ये कैकुबाद बंगाल में है। बहरहाल अब क्या किया जाए, मजबूरी में आकर कैकुबाद गद्दी पर बैठा। जैसे ही कैकुबाद गद्दी पर बैठा, ये पोता है इसका, क्या है ये इसका पोता था। कैकुबाद सत्ता पर बैठा। जब कैकुबाद सत्ता, इसका बाप सॉरी बंगाल में था, ये गद्दी पर बैठा। जो इसका बाप बंगाल में, बलबन दूसरा था, उससे कहा कि आइए क्या दिक्कत है, नहीं आ सकते। बोले दिल्ली से दूर रखो महाराज, हमारा खत्म हो जाएगा। नहीं बोले तुम्हारे बेटे को गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। कैकुबाद सत्ता पर बैठा, 4 साल इसने शासन किया, 1296 से 1290 तक ये शासन करता है। इसी के समय में षड्यंत्र खूब होने लगे। इस वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन की कहा जाता बच्चा था, कहीं 3 साल लिखा है, कहीं 2 साल, कहीं 5 साल। सत्ता अवसर का नाम है, अवसर आने पर नहीं छोड़नी चाहिए। गुरु जी कैसी बातें कर रहे हैं, बच्चा है सामने। देखिए बात याद रखिएगा कि मैंने कहा ना कि सत्ता में ऑल दिस थिंग्स डज नॉट मैटर। एक व्यक्ति है, उपाधि शाइस्ता खान है, कैकुबाद का मिलिट्री कमांडर था, नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वो इस बच्चे को मार देता है। कहानी तो यही है, इस बच्चे को मार के फेंक दिया गया और गद्दी पर बैठा। आज गद्दी पर ना तो इल्तुतमिश के गुलाम थे, ना गौरी के गुलाम से कोई संबंध, ना तुर्क। खिलजी गद्दी पर बैठे। खिलजी जिनके बारे में कहा जाता था कि निचली जाति के ये लोग हैं, ये गद्दी पर नहीं बैठ सकते, आज खिलजी गद्दी पर बैठ रहे हैं। ये जो खिलजी गद्दी पर बैठे, यहीं से एक बात साबित हुई कि सत्ता किसी के, वैसे भी कहा जाता है कि सत्ता की नहीं, समय की बेटी है। वैसे सत्ता किसी की नहीं होती, जिसका समय है सत्ता उसकी होती है। आज खिलजियों का समय आ चुका था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश का अंत कर दिया। गुलाम वंश का अंत करके एक नए वंश की नींव रखी, जिसे खिलजी डायनेस्टी कहते हैं। 1290 से 1320 तक समय की विडंबना देखिए। ये राजवंश अभी तो जब आप देखते रहेंगे आप जानते हो, और खिलजियों का नाम है भाई, बट खिलजी 30 वर्ष ही रूल कर पाए। गुलाम वंश ने किया 84 वर्ष। गुलाम वंश 1210 से 1284 तक, कितना 1206 से 1290 तक 84 वर्ष। ये लोग कुल 30 वर्ष। मुझे इसका बड़ा अफसोस होता है कि यार जो है मतलब ये होना चाहिए था इनको भी लंबे समय तक। बहरहाल खिलजी वंश गद्दी पर बैठे और आज वो नियम पलट चुका था। आज एक आम आदमी सब मिलिट्री कमांडर गद्दी पर बैठा। दिस इंसिडेंट इज नोन एज द खिलजी रेवोल्यूशन। इस घटना को खिलजी क्रांति कहा जाता है। तो ये कहानी है उस गुलाम वंश की, जो मैंने कोशिश की है आपको इस तरीके समझाने की जिस तरीके से एक लेमैन लैंग्वेज में समझाया जा सकता है। सेशन कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना। एक चीज और बताता हूं, जीएस बूस्टर सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लग रहा है, देखिए मेरी बात सुनिए, रणनीति बनाने वाले हम हैं, बट वास्तव में यू आर द रियल फाइटर्स। सामने से आप झेलते हैं सवालों को। आपको लगता है कि उस टॉपिक से सवाल पहुंचा रहे हैं, टेल अस। हमारी रिसर्च को काम कर रही है, नो डाउट हमारी रिसर्च आपको फायदा पहुंचेगा। फिर भी अगर आप इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मैं आप जिन चीजों का इज्जत करूंगा। धन्यवाद।